हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स लेक्चर नंबर 7 तक हमने पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक डायपोल तक। उसमें हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात की थी। उसके बाद से हमने एक स्क्वायर पे चार्जेस रखे थे उसके कॉर्नर पे, और फिर उसके थ्रू सेंटर पर हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी। फिर हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है हमारे लिए वह क्या आती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि दो क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्जेस हो, माइनस प्लस, या प्लस क्यू हो और माइनस क्यू हो। डायपोल क्या होता है, दो पोल होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रिक्स में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेगा। तो दो चार्जेस हो गए, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के, डिफरेंट सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, और क्या होना चाहिए, डिफरेंट क्या साइन होना चाहिए उनका, ठीक। तो सेम मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है, साइन उनका अपोजिट है, और मिनिमम डिस्टेंस पर रखे हो 2l। चाहे माइनस क्यू प्लस क्यू लीजिए, प्लस क्यू माइनस क्यू लीजिए, दोनों में से कोई इधर उधर कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो मैं इसको अगर ए बी कह दूं तो मेरा एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया ए बी, जिसके चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को कुछ यूं डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, चाहे माइनस क्यू लीजिए चाहे प्लस क्यू लीजिए, किसी एक आवेश, ठीक है, और उन आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर Q इंटू 2L। आई रिपीट अगेन, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से व्यक्त करते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, कैपिटल P, ठीक है, कैपिटल P से दिखाएंगे। तो P इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू 2L, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि यह सदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। दूसरी बात क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो डायरेक्शन होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो डायरेक्शन होता है, वो इसकी जो दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू तक होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। अगर हम डायरेक्शन दिखाएं तो ये कुछ ऐसा डायरेक्शन बनेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का। यहाँ पे कुछ इस तरह का बन जाएगा, क्योंकि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होना चाहिए दिशा। तो इसका डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है, ठीक है। हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर दिशा होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। अगली बात आती है कि इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका जो बीमा होगा, आपने पढ़ा है चार्ज का बीमा AT और डिस्टेंस का L, तो इसका जो बीमा होगा वो ATL हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज की यूनिट कूलम, COLOUMB कूलम इनटू मीटर, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो कूलम मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की हमने बात कर ली आपके सामने। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। हमने इसके एग्जांपल पिछले लेक्चर में बताए थे, जैसे HCl, H2O, HBr, CH4, ये सभी के सभी इसके एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के। और आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी पढ़ लिया।
अब इस पर हम आगे इसके अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा, देखिए हमने क्या पढ़ा हुआ, पहले मेरी बात ध्यान से समझिए। हमने जब स्टार्ट किया इस चैप्टर को तो क्या शुरू किया था, चार्ज से शुरू किया था, चार्ज के बारे में पढ़ा था, फिर हमने टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़े थे, फिर देखा कि उनके बीच में कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, फिर हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, फिर कूलॉम्स लॉ के बाद हमने कूलॉम्स लॉ के एप्लीकेशंस पढ़े थे, फिर सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस पढ़ा था, फिर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, फिर हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से समझिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था E = व्हाट, F/Q0, ये बेसिक और मेन फार्मूला था, ठीक है। फिर हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा। कोई पॉइंट चार्ज है, इस चार्ज का एक अपना फील्ड होगा और उस फील्ड की इंटेंसिटी r डिस्टेंस पर क्या है ये हमने फाइंड की थी, तो उसके लिए फार्मूला आया था E = 1/4πε0 Q/r²। अगर ये एयर में रखा हुआ है तब इतनी बात हमने कर ली थी। बट अगर हम इसके अलावा आगे बढ़े तो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर ली, -q + q 2l डिस्टेंस पे है तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएगा। अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसकी 3 कंडीशन आएगी, एक्सियल कंडीशन, ठीक है, इंडॉन पोजीशन, और एक आएगा एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। एक आएगा अच्छी स्थिति, एक आएगा निरक्षी स्थिति, और एक आएगा किसी बाह्य बिंदु पर। तो चलिए शुरू करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमारा जो हेडिंग है, कॉपी वगैरह निकाल के बैठा करिए, ठीक है। हमारा हेडिंग है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हमको ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो पहला नंबर जो हमारा आज का शुरू होगा वो होगा अच्छी स्थिति में। पहला जो होगा हमारा वो होगा अच्छी स्थिति में। पहला जो हम प्रूफ करेंगे वो कौन सा प्रूफ है, अच्छी स्थिति में, जिसको हम क्या कहेंगे, अच्छी स्थिति को एंड ऑन पोजीशन। क्या कहेंगे, एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, ठीक है बच्चों। अब आज हम शुरू करते हैं कि अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। पहले आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि क्या करना है आपको। कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसके थ्रू जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पर, वो हम फाइंड करेंगे। अब चलिए पहले तो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल बनाना होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज कर लिया कंसिडर, और यहाँ पे एक चार्ज माइनस की और यहाँ प्लस की, 2 चार्जेस हमने कंसिडर कर लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने ए बी कर दिया इसका नाम, और इसके बीच की डिस्टेंस हमने क्या ले ली, 2l, ठीक है। बोर्ड पर आपको दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया ए बी, एक हमने वैद्युत द्विध्रुव ए बी ले लिया जिसके चार्ज -q + q है, ठीक है। इसके बीच की दूरी 2l है। हमें क्या करना है, इसके मध्य बिंदु से, ठीक है, यहाँ से इसका मिड पॉइंट हो गया, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए कि हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति मतलब होता है उसके एक्सिस के ठीक सीध में, ठीक है। अच्छी स्थिति का मतलब ऐसे, ठीक है, इस अक्ष पे, इसके अक्ष पर कोई पॉइंट ले लिया P जो इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर है, इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर है, और वहां पे हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ध्यान दीजिए। मैं इस +q चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस कितनी लिख सकता हूं, आप बताइए। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल r है, तो ये वाली डिस्टेंस, पहले यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करें, ये l होगी, कंफर्म है आप, और ये भी डिस्टेंस l होगी, ठीक है, क्योंकि 2l का मिड पॉइंट है, ये मध्य बिंदु है,
ये पूरा 2l है तो ये l होगा और ये l होगा, तभी तो ये पूरा 2l हो रहा होगा। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये अगर l हो गया तो मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या मिल जाएगी, मुझे इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या मिल जाएगी, r माइनस l, क्योंकि r यहां तक है और मैं उसमें से l कम कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, r माइनस का l। अच्छा, अगर मैं ये डिस्टेंस यहां से पूछूं तब क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी बताइए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो वो डिस्टेंस हो जाएगी हमारे लिए r प्लस का l, क्योंकि ये पूरा r है और इसमें l ये इंक्रीज कर रहा है, ये बढ़ रहा है, यहां तक तो r है मेरे पास, यही तो l बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा r प्लस का l। ठीक है, अब देखिए इतना आप कंस्ट्रक्शन कर लिए, जल्दी से बना लीजिए फटाफट। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसका प्रूफ। पहले आपको ये लिखना होगा कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसका मध्य बिंदु O है, लिख देता हूं मैं, आपको परेशानी नहीं होगी। माना कि ये ब्लैक वाला, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसके आवेश माइनस Q और प्लस Q है, इनके बीच की अल्प दूरी 2l है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, ये आपको मैं एक बार बता देता हूं, इसके तीनों प्रूफ में सिर्फ इस बार, बाकी आप 2 कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एकेडमिक में भी हमको ये सारा लिखना होता है, प्रूफ आता है, तो इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके आवेश माइनस Q प्लस Q है, इनके बीच की दूरी 2l है। अगर आप ये सारी चीजें लर्न नहीं करेंगे तो ही बेहतर है, क्योंकि जब फिगर आप बनाएंगे तो वही तो लिख रहे हैं। हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल AB बनाया था, तो मैंने लिखा माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसके आवेश माइनस Q प्लस Q है। ठीक है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इनके बीच की अल्प दूरी 2l है, पहले दिखाए थे तभी तो लिख रहे हैं, और इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पॉज करके फटाफट नोट करिए, फिर मैं आगे प्रूफ करूंगा। नोट हो गया? अब ध्यान दीजिए, हमें क्या करना होगा, हमने जो पीछे पढ़ा है ना उसी को अप्लाई करना होगा। हमने पीछे क्या पढ़ा है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, ये पढ़े हैं ना हम, तो हम वही काम करेंगे। हम पहले इस माइनस Q के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढें, तो माइनस Q के कारण क्या होगा, माइनस Q के कारण होगा आवेश की ओर, माइनस Q के कारण क्या होगा, आवेश की ओर। मैं इसको E मान लेता हूं, पॉइंट A है। ठीक है, अच्छा, इस प्लस के कारण क्या होता है, आपको पढ़ाया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर आवेश से दूर होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इस पॉइंट से ये हो जाएगा EB। तो अब हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस Q। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस Q। इस माइनस Q के थ्रू इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो होगी EA इक्वल टू व्हाट, जल्दी बताइए। हमने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, निर्वात में रखे गए हैं, ये हम मान के चल रहे हैं, इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, R प्लस L। इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ, हिंदी में लिख सकते हैं माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। अब चलिए देखिए प्लस क्यू के कारण लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ईबी हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा थोड़ा सा बताइए जल्दी से। वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस। अब आपको चेक करना है कि डिस्टेंस कितना है, तो इस क्यू से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है, r माइनस एल, तो ये हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें कुछ नहीं करना है, वहां से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेना है। तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए। तो अब आप देख रहे हैं कि जो EA है, यहां पर ध्यान से समझिए, EA है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, EB जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, इस बात से कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों अपोजिट हो गए तो नेट कैसे निकलेगा, दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो उनका परिणामी कैसे निकालते हैं, उनके अंतर से, ठीक है, उनके अंतर से निकालेंगे। ये चेक करना होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ध्यान दीजिए नीचे इसका जो डिनोमिनेटर, इसका जो हर है वो r प्लस एल का स्क्वायर है, प्लस करेंगे तो चीज बड़ी होगी और इसका स्क्वायर करेंगे तो और बड़ी होगी। और जब हर बड़ा रहता है, नीचे वाला बड़ा रहता है, तो उससे किसी संख्या में भाग देंगे तो ये वैल्यू छोटी आएगी। ये r माइनस एल है तो कम हो जाएगा, और फिर उससे उसी निश्चित संख्या में भाग देंगे तो ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी। तो नीचे माइनस है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, तो ये पूरा मान बड़ा होगा। ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो ये पूरा मान छोटा होगा, यानी ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो नेट कैसे निकालेंगे, तो नेट ई नेट बराबर ई बराबर मैं लिखूं तो वो लिखूंगा मैं EB माइनस EA। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू EB की वैल्यू क्या है बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। पहले EB का मान रखा है फिर EA का मान रखा है। अब इन दोनों में आप जो कॉमन है उसको बाहर कर लीजिए, कॉमन को बाहर करिए तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू, आप कॉमन बाहर करेंगे तो क्या होगा जल्दी बताइए, E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, ठीक है, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा प्लस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए और सॉल्व करिए। तो पहले ऊपर का मिटा दूं मैं, क्यों, ठीक है, ऊपर का इरेज करते हैं फिर आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो इसको आगे करते हैं। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहां से एलसीएम लेंगे तो इसका इधर a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका एलसीएम होगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, और इसका इधर मल्टीप्लाई होगा 1 में तो r प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर प्लस r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl कैसे हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको तोड़ेंगे माइनस पे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rl होगा, ठीक है, अपॉन, अब ध्यान दीजिए एक मिनट, यहाँ माइनस था तो यहाँ भी तो माइनस आएगा, और यहाँ माइनस होगा तो ये दोनों साइन अपोजिट हो जाएंगे, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा बताइए, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे लिए ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो E इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, E इक्वल टू जो हमें मिलने वाला है वो है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बच जाएगा 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक चीज हम यहाँ कंसिडर करेंगे कि यदि जो r है वो ग्रेटर देन हो 12, ठीक है, यानी हम क्या सकते हैं, इफ यदि r इज ग्रेटर देन l, इसका क्या मतलब होता है समझिए। इसका मतलब यह है चूंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है और मैं ये जो कंसिडर कर रहा हूं ये r, ये बहुत अधिक दूरी पर ले लूं तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो l होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो स्क्वायर वाली वैल्यू को केवल छोटा करेंगे, l को नहीं छोटा करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हमें मिलेगा
आर सबसे बड़ा होगा, आर इज ग्रेटर देन यल, तो यल लगभग 0 हो जाएगा, सिर्फ यल स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो इसलिए क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 आर एल अपॉन, देखिए ये 0 हो गया तो आर पे पावर 4 आएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आर पे पावर 4 हो जाएगा। अब ये इस आर से एक आर कटेगा तो क्या बचेगा, आर पे क्यू, ठीक है। अब मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, ठीक है। एक बार मैं 2 को पहले लिख देता हूँ, एक वाले 2 को मैं लिखता हूँ q इंटू 2l, ध्यान दीजिए यल हमारा था वैसे नोट कर लिया, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ये सब मल्टीप्लाई के केस में ध्यान से समझिए, 2 इंटू क्यू को मैंने बाद में लिखा, 2 पहले लिख लिया अपॉन आर क्यूब। अब आपने पढ़ा है कि जो q इंटू 2l होता है वो p होता है, ठीक है। या मैं आगे करता हूं, क्योंकि आप जानते हैं P बराबर Q इंटू 2L, ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो जहां पे आपको Q इंटू 2L दिखेगा, इस पूरे की जगह आप क्या रख सकते हैं, P। तो मेरा जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताइए, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्या आ जाएगा 2P अपॉन R क्यूब। तो ये आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन ऑन पोजीशन, ठीक है। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र आएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब आ जाएगा, ये जो हमारा फॉर्मूला है। चलिए अब दूसरे कंडीशन की हम बात करते हैं, थोड़ा सा प्रूफ मैंने पहले से कर लिया है क्योंकि आपका टाइम बच जाए। दूसरा वाला कंडीशन है वह है इक्वेटोरियल पॉइंट, निरक्षीय स्थिति की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम हेडिंग डाल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। अब ध्यान दीजिए, हमने एक वैद्युत द्विध्रुव AB की कल्पना कर ली, ध्यान से समझिएगा तो आपको सब समझ में आएगा। हमने एक वैद्युत द्विध्रुव AB मान लिया, इसके आगे माइनस Q और क्या हो गए, प्लस Q हो गए, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी हमने कितनी मान ली, 2L मान ली। फिर हम इसके मध्य बिंदु O से, मैं इसको ऊपर बना देता हूँ थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, इसके मध्य बिंदु O से R परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने P ले लिया, जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उस बिंदु से इस आवेश की दूरी निकालने के लिए पहले इस बिंदु से इसको मिला दिया, फिर उसी प्रकार इस बिंदु से इस Q को मिला दिया। इतना समझ में आया। अगर ये R है तो यहां से यहां तक ये कितना होगा, L होगा, क्योंकि ये पूरा 2L है और ये मध्य बिंदु है, ये पूरी दूरी 2L है, ये 2L है और ये मध्य बिंदु है, तो ये L होगा और ये भी L होगा। और अगर ये L होगा और ये पूरा R है तो ये कर्ण जो हो जाएगा वो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कड़ी में a r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होगा। अब मैं इसी प्रकार ये डिस्टेंस भी वही आएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं लिखा हूं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस Q ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इस AB के माइनस Q आवेश के वाले के कारण, इस माइनस Q चार्ज के कारण, देख रहे हैं माइनस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। तो माइनस Q है तो आवेश की ओर होगा, जो मैंने दिखाया है इधर आवेश की तरफ, थोड़ा सीधा दिखा दिया जाए, लीजिए, ठीक है, आवेश की तरफ हो गया, ठीक। दूसरा चीज, इस प्लस Q आवेश के कारण क्या होगा, आवेश से दूर होगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के सीध में। समझ में आ रही है बात, ये मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। तो अगर मैं माइनस Q आवेश के कारण लिखूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और R मुझे यहां से यहां तक कितना मिला है, करड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर दूंगा तो करड़ी हट जाएगी, आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस Q के कारण जब निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो देखिए EB बराबर Q किस पॉइंट पर है, B पॉइंट पे, तो EB से रिप्रेजेंट कर दिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन करड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो EB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतना नोट हो चुका है आपसे, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। कर लिया था आपने, इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया। अब जो EA और EB है, इसके दो कंपोनेंट हमने बनाए, तो EA का जो कंपोनेंट बना, पहले EB के कंपोनेंट पे चर्चा कीजिए। मैं इस AB एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। जब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा होगा,
इससे आप सहमत हैं? अब आइए, अब देखिए, अगर मैंने क्या किया, इस EB के दो कंपोनेंट बनाए तो ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट EB sin थीटा हो जाएगा, और जो हमारा पैरेलल कंपोनेंट होगा इस एक्सिस के वो क्या हो जाएगा, EB cos थीटा। सेम वे अगर मैं EA के भी दो कंपोनेंट बनाऊं तो एक कंपोनेंट तो यही आ जाएगा EA cos थीटा, और एक हो जाएगा EA sin थीटा। अगर आप विचार करेंगे, ये आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, नोट्स में बनाएंगे, लिखेंगे कि EB sin थीटा और EA sin थीटा, चूंकि हम कह सकते हैं कि चूंकि EA का जो मैग्नीट्यूड है वो EB के बराबर है, EA बराबर EB, और अगर EA बराबर EB है तो EB sin थीटा बराबर EA sin थीटा, तो दोनों का नेट रिजल्टेंट तो जीरो हो जाएगा। तो लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ electric field due to electric dipole AB at point P is क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या होगा, देखिए इन दोनों के थ्रू तो वो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में, दोनों एक ही सीट में है, तो नेट क्या हो जाएगा, E इक्वल टू EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। ठीक है, तो E इक्वल टू जो EA का मान है वही EB का मान है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, चलिए लिख ही लेते हैं, 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही आया था cos थीटा प्लस 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर, सॉरी जगह ही नहीं है और इधर से लिखता हूं, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब ये दोनों वैल्यू देखिए सेम है, ये इनटू का साइन है भाई, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है, तो जो आएगा इनका सम वो कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 2 × 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब यहां से हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट करेंगे, हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। पॉज करके इसको पहले नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर मैं ऊपर का मिटा देता हूं, यहां तक तो मैं रहने देता ही इन चीजों को। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, E चूंकि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ड, आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा L हो जाएगा, हाइपोटेनियस रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मैं इसको L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर 1/2 पावर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो इसलिए क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान, यहाँ 2 है भाई, 2 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर 1/2। अब देखिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, 1/4πε0 Q इंटू, मैं 2 को L के साथ ले लूं तो 2L अपान नीचे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर 3/2। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने फिर यहाँ कंसीडर करना है, इफ यदि R इज ग्रेटर देन L, सो E इक्वल टू व्हाट, बताइए फटाक से, E इक्वल टू व्हाट, 1/4πε0 L लमसम 0 हो जाएगा, तो Q इंटू 2L अपान L स्क्वायर को हम 0 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर पर 3/2। अब R स्क्वायर पर 3/2 अगर है तो ये वाला 2 तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू जो फाइनल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, यहाँ मैं लिखता हूँ E इक्वल टू वो कितनी मिलेगी, जल्दी बताइए, 1/4πε0, चूंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, जहाँ Q इंटू 2L है वहाँ P रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा P अपान R क्यू, ये आ जाएगा नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/4πε0 P अपान R क्यूब। डायरेक्शन इसका पूछ रहा है, डायरेक्शन इसका क्या होगा, डायरेक्शन इसका होगा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर, इसका डायरेक्शन क्या होगा, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर। देखिए उधर ही जा रहा है ना,
तो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आइए देखते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है किसी बाह्य बिंदु पर, तो इलेक्ट्रिक डायपोल हम एक बनाएंगे। तो ये रहा एक इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, इसके चार्ज हो गए माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसके बीच की दूरी हो गई 2l, इसके मध्य बिंदु O, ठीक है। अब इसके मध्य बिंदु से हमें क्या करना है, r दूरी पर कोई पॉइंट P कंसीडर करना है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस हमें l मिल जाएगी और ये भी हमें l मिल जाएगी। अब हम ना तो इस तरह ले रहे हैं, ना तो हम अच्छी स्थिति में ले रहे हैं, ना निरक्षी स्थिति में ले रहा है। तो हमें किस स्थिति में चाहिए, हमें किसी बाह्य बिंदु पर चाहिए। ये हमने r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया। हमें क्या करना है, अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, जो हमने अच्छी और निरक्षी में पढ़ा है वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पर उससे पहले हम यहाँ पे कुछ बातें सीखेंगे। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो किधर से किधर होती है, जल्दी बताइए। वो होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ये हो गया P, ठीक है। ये एंगल है थीटा, दिख रहा है, ठीक। और अगर मैं इस P के दो कंपोनेंट बनाऊं तो मुझे एक कंपोनेंट तो यही मिल जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, ठीक है। वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा P साइन थीटा, क्योंकि थीटा से दूर वाला है। और एक जो कंपोनेंट होने वाला है वो कुछ इसी पर हो जाएगा, इसी पर, और ये हो जाएगा P cos थीटा। अब आप विचार करेंगे तो जो आपका कंपोनेंट होगा P cos थीटा वह इस पॉइंट P के लिए अच्छी स्थिति बनाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल का, ठीक है। और जो आपका कंपोनेंट होगा P sin थीटा, देखिए P sin थीटा, वह इस पॉइंट P sin थीटा, सॉरी कुछ ऐसा है P sin थीटा, ऐसा है, ठीक है। वह इस पॉइंट P के लिए किसकी स्थिति बनाएगा, निरक्षी स्थिति बनाएगा। तो पहले आपको P cos थीटा के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डाउन करनी है, फिर P sin थीटा के थ्रू राइट डाउन करनी है, और फिर आपको नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। तो लिखने वाली जो बात है वो सब आप लिख लेंगे। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके कारण वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। इसके कारण r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये सारी बातें लिख लेंगे। फिर इसी में लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को दो घटकों में वियोजित करने पर एक घटक P sin थीटा और एक घटक P cos थीटा प्राप्त होगा। ये आप लिखेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए, फिर से बोल दे रहा हूँ, शुरू से बोल दे रहा हूँ। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसके आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है, इनके बीच की दूरी 2l है, इसका मध्य बिंदु O है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जो वैद्युत द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। इस बिंदु P पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले चेंज कर लेंगे, लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के दो घटक बनाने पर, ठीक है। एक घटक आपका क्या हो जाएगा बताइए, एक घटक होगा P sin थीटा और एक घटक क्या बन जाएगा आपका P cos थीटा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे कि जो P sin थीटा है वो किस स्थिति को दिखा रहा है, निरक्षी स्थिति को। जो P cos थीटा है वो किस स्थिति को व्यक्त कर रहा है, अच्छी स्थिति को। तब तो अब लिखेंगे घटक P cos थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। E1 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, E1 बराबर क्या हो जाएगा, वो जो हो जाएगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब देखिए P cos थीटा कौन सा कंपोनेंट बना रहा था, तो आपको मैं दो फिगर और बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में और अच्छे से आए। ये P cos थीटा है
और ये हमारा पॉइंट P है, ये कंपोनेंट P cos थीटा। तो एक्सियल पोजीशन बना रहा है और जो P sin थीटा है वो कुछ ये है और ये हमारा पॉइंट P अभी भी वही है। तो ये कौन सा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन बना रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो एक्सियल में क्या होता है 2p अपन आर क्यूब, तो क्या हो जाएगा 2p अपन आर क्यूब इंटू 2p cos थीटा, क्योंकि P नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सिर्फ P नहीं है यहाँ पे, P cos थीटा के थ्रू फाइंड आउट करना है। फिर लिखेंगे घटक P sin थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा E2 बराबर 1/4 और जो P sin थीटा वो कौन सा कंपोनेंट बना रहा है, वो इक्वेटोरियल बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P sin थीटा अपन R क्यूब। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इतना पॉज करके फटाफट नोट करिए, मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा तभी मैं लिख पाऊंगा। आइए कुछ बातें समझते। जब P cos थीटा होगा, मान लीजिए ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, जब इसको आप ऐसे रोटेट करेंगे, ध्यान से समझिए, जब इसको आप ऐसे रोटेट करेंगे तो आप इसको रोटेट करेंगे तो माइनस वाला चार्ज यहाँ जाएगा और प्लस वाला यहाँ आएगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा जब आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे होंगे तो इस वाले कंपोनेंट के लिए मान लीजिए माइनस क्यू यहाँ आ गया और प्लस क्यू यहाँ आ गया। और अभी आपने पढ़ा है अभी कुछ देर पहले कि जब अच्छी स्थिति होगा तो उसकी दिशा किधर से किधर होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर हो जाएगी। तो वो डायरेक्शन मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है, कुछ यूं रिप्रेजेंट करना है, ये हो जाएगा E1। ठीक है, और जो हमारा निरक्षीय स्थिति होगा उसका प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होगी, तो उसका डायरेक्शन मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है, वो हो जाएगा E2। तो इन दोनों का जो नेट आएगा, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के हैं, तो इनका नेट जो आएगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा E। ठीक है, तो E जो हमारा आएगा वो क्या आएगा बताइए, ये इनके डायगोनल से बनेगा, इसका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो मैं इन दोनों को अगर इरेज नहीं भी करता हूँ, उसको ऐसे रहने देते हैं। अब लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा रूट में, ठीक है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 और E2 की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, याद होगा, नी से रखेंगे उसको। चलिए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू अंडर रूट, E1 की वैल्यू क्या है 1/4 और 2p cos थीटा अपन R क्यूब प्लस E2 की वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू क्या है 1/4 p sin थीटा अपन R क्यूब। अब यहां से सब नोट हो चुका होगा, इसको मिटा दे रहा हूं। अब यहां से कैलकुलेशन करना हमको, तो इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। चलिए p इक्वल टू दोनों साइड का इसका स्क्वायर करिए, तो 1/4 ठीक है इंटू p अपॉन r स्क्वायर, ये सारा कॉमन ले लीजिए, ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा आपको। इन सब का स्क्वायर कॉमन होगा तो बचेगा क्या यहाँ पे 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा का स्क्वायर, यहाँ क्यूब है भाई। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब जब इसको सॉल्व करिएगा तो E इक्वल टू ये पूरा बाहर हो जाएगा 1/4 p अपॉन r क्यूब अंडर रूट, क्या बचेगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा सर्व समीकरण नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जहां साइन स्क्वायर थीटा वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1/4 p अपॉन r क्यूब रूट में 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यह 4 cos से 1 cos घटेगा तो कितना आ जाएगा 1/4 p अपॉन r क्यूब रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द फाइनल रिजल्ट।
पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट हो गया? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? इसका स्क्वायर किया जो कॉमन है 1/4 पी पी आर क्यूब इनको एक साथ स्क्वायर के रूप में बाहर, जब दोनों का वर्ग है तो बाहर करेंगे तो वर्ग के रूप में बाहर होगा। क्या बचेगा यहाँ पे? 2 बचा और cos थीटा बचा तो उसका स्क्वायर, और यहाँ sin थीटा का स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा का स्क्वायर होगा sin स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण नंबर 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 4 cos से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? अब चलिए देखिए, आज अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया उसमें क्या क्या मैंने आपको सिखाया है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम लोग बात कर रहे थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, हमने पढ़ा कि कोई पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो इसके लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 1/4 Q/r²। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी? नहीं। अब हमने कहा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, ठीक है, इसके चार्ज -Q और +Q है, इसका मिड पॉइंट O है, इनके बीच की दूरी 2L है, तो यहाँ से अगर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो अगर हमें बताना है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया 1/4 2P/r³। ठीक, फिर हमने देखा कि अगर कोई ऐसे ही कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है -Q और +Q का, बीच की डिस्टेंस वही 2L, मिड पॉइंट O और r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस कंडीशन में वो हो जाएगा 1/4 क्या होगा बताइए? P/r³। ठीक है, लास्ट में हमने क्या सीखा था कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है -Q और +Q का, मिड पॉइंट हो रहा और r डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर कोई पॉइंट P है ना, तो ये अच्छी स्थिति, ये अच्छी स्थिति हो गई, ये निरच्छी स्थिति हो गई, ये बायनेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4 P/r³1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब चाहे तो इस फॉर्मूले से इन दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? अगर आप थीटा 0 रखिएगा तो cos 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी तो 3 हो जाएगी, और 3 और 1 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2P/r³ आ जाएगा। जब आप निरच्छी में जाइएगा तो थीटा 90 रखिएगा तो 3 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ 1 बचेगा यानी P/r³ आएगा। तो इस तरह से मैंने आज आपको पढ़ा दिया कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से आप अच्छी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में और बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे फाइंड आउट करेंगे। नोट्स अच्छे से बनाइए, बुक्स वगैरह को ओपन करके खूब अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इस चैनल से अगर आप पढ़ रहे हैं, आप इसको आप लाइक किए हुए हैं, इस चैनल के थ्रू आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे जो वीडियो है उसको सीरियल वाइज देखिए, क्रम से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप उठाए 7वां वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ जाएगा। आपको 1 to लास्ट वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा इस चैप्टर का, तब तक आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। जब आप कोई वीडियो लेक्चर छोड़ेंगे तो फिर आपको अगले वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम होगी। अगर आपने पुराने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो आप टाइप कर लीजिए आलम फाउंडेशन क्लासेस, मेरे सारे वीडियो लेक्चर है, वहाँ से देख लीजिए। और अगर आप देख चुके हैं तो इसको खूब अच्छे से नोट्स बनाइए, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगली जो मेरी क्लास होगी, उम्मीद करता हूँ कि 3-4 और क्लासेस लगेंगी, इसके थ्योरीज खत्म हो जाएंगे, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे खूब अच्छे से। और कमेंट जरूर कीजिए जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, या आपके जो क्वेश्चन हैं उनको कमेंट करके बताइए, ठीक है। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।